जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। तो आइए चलते हैं झारखंड और बिहार दोनों के बारे में, क्योंकि दोनों जो नेबरिंग स्टेट्स हैं और दोनों के कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि दोनों में बहुत समानताएँ हैं और विभिन्नताएँ भी हैं। तो एक का चुनाव अभी नवंबर 2024 में होने वाला है, दूसरे बिहार का चुनाव नवंबर 2025 में शायद वो डेट वही उसी के आसपास होगा। अब सवाल उठता है ना कि मैं आपके साथ जिनको जोड़ने जा रहा हूँ, वो एक वरिष्ठ पत्रकार है मनोज प्रसाद जी। उनकी पकड़ दोनों ही स्टेट्स पे बहुत ही मजबूती से है। तो हम शुरू करते हैं। पहले मेरा सवाल है मनोज जी, नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिहार में और झारखंड में जो एक सिमिलैरिटीज़ हैं पॉलिटिकल इन अ वे कहा जाए तो, वो सामने दिखने लगा है। और दूसरा है कि पीएम मोदी साहब शायद कल हज़ारीबाग आ रहे हैं और उनके एक दिन पहले शायद परसों की बात है, वहाँ उग्रवादियों ने 5 हाइवा गाड़ियों को जला दिया। पहले उनके साथ मारपीट की। ये हज़ारीबाग की घटना है। तो क्या दोनों को जोड़ा? कहीं न कहीं उसके पीछे कहीं उनकी मंशा तो नहीं कि हज़ारीबाग में डिस्टर्ब करें प्रोग्राम? और पुलिस पूरी तरह से छानबीन कर रही है इसका, जो हज़ारीबाग में 2 दिन पहले इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि कल मोदी जी वहाँ जाने वाले हैं। दूसरी बात जो है, वो है कि अभी जो ये मैया योजना है इनका 1000 देना महिलाओं को, सुना है कि विश्वा साहब जो है भारतीय जनता पार्टी के, हेमंत विश्वा जी, उन्होंने कह दिया कि हम 2100 रुपया देंगे। तो ये 1100 रुपये का जो डिफरेंस बीजेपी अपने वोटर्स को ललचाने की कोशिश में है, वो है क्या? उन्होंने कहा कि अगर देना ही है जेएमएम को 1000 रुपया जो दे रहे हैं महीने का, उसकी जगह 5 साल का एक मुश्त 60,000 रुपया दे दें। तो क्या ये 2100 के हिसाब से 5 साल का जोड़कर जो आता है वो देंगे? ये दूसरा है। तीसरा जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मैं इसलिए सवालों को एक साथ कर रहा हूँ कि आप पूरी तरह विस्तार में इसको डील करते हैं। बिहार के नीतीश कुमार जी अपना जो उलट-फेर करते रहते हैं ना, और ख़ास करके एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट जो होता है पॉलिटिकल, उसमें लगे हुए हैं। शायद बीजेपी के 2 बड़े नेताओं को उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया है। एक सरजू राय है, जो रिपोर्ट्स कह रहा है, और एक है राजा पीटर। वो राजा पीटर हैं जिन्होंने शिबू सोरेन को शायद 2009 में पटकनियाँ दी थी और मंत्री भी बने थे। जी, मनोज जी, इन इश्यूज़ पे हमारे व्यूअर्स चाहेंगे कि आप ज़रा विस्तार से इन्हें बताएँ क्या है? देखिए, पहला बात आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आ रहे हैं हज़ारीबाग झारखंड कल 2 तारीख को। ये तो सही बात है और ये भी सही है कि प्रधानमंत्री का दौरा ये है, वो जो इनका यात्रा चल रहा है, परिवर्तन यात्रा, इसकी शुरुआत करने वाले होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी थे और उसके बाद इसका कंक्लूजन होने वाला है कल, जिसको कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी इसको कंक्लूड करेंगे। लेकिन इस अवसर पर करीब करीब बहुत सारी जो प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, उसको भी कल वो या तो इनॉग्रेट करेंगे या फिर उसका लॉन्च करेंगे। ये करीब करीब 83,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है और इस सारे प्रोजेक्ट को अगर माइन्यूटली अगर आप देखें तो पाएंगे कि इसमें हर एक कम्युनिटी से जुड़ी हुई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है जो कि लॉन्च होगा या उसका फाउंडेशन स्टोन ले किया जाएगा। तो ये अब हम सब जानते हैं कि झारखंड में चुनाव होने वाला है। इसका इलेक्शन कमीशन जो है सो कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और मुझे लगता है कि जल्दी ही इसकी लागू हो जाए। तो इस सारे बैकग्राउंड के पीछे में मोदी जी की जो यात्रा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए है कि उनका तो अपना बैकग्राउंड है और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा संगठन है यहाँ पर, इसमें तो कोई दो मत है नहीं। तो वैसे में सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो तो सरकार लेती ही है, केंद्र सरकार लेती ही है, लेकिन उपद्रवियों की तो कोई कमी है नहीं। झारखंड में तो आप जानिए कि चतरा, खास करके बगल वाला जो जिला है हजारीबाग से छटा हुआ, वहाँ पर तो नक्सलियों का बहुत बड़ा जमाना था और सब जानते हैं कि भाजपा और मोदी जी के राज्य में 10 साल में माओवादियों की धज्जी उड़ गई है
और मैं ये बात आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इतने पत्रकार हैं, आप इतने पॉपुलर पत्रकार रहे हैं झारखंड में और बिहार में, तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि उस समय में, जिस समय में आप काम करते थे, उस समय जो स्थिति यहाँ थी वो सबके सामने इतिहास बन चुका है। क्या थी स्थिति? ये स्थिति ये थी कि हर हफ्ते, हर 3 दिन में, हर 2 दिन में बम्बार्डिंग होता था, कोई मारे जाते थे, कोई पुलिसकर्मी मारे जाते थे, सिक्योरिटी फोर्सेस मारे जाते थे। आज की स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। आपको विश्वास नहीं होगा, शायद आप पता नहीं झारखंड कितने दिनों के बाद आए हैं, या अब मुझे लगता है 1 साल के पहले आप आए हुए थे, लेकिन ये विगत 6-7 साल के दौरान में मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं इसलिए ये सब बात कह रहा हूँ कि आपने जो प्रश्न उठाया सिक्योरिटी एंगल से, उसके बारे में मैं उसको बताना मुझे जरूरी है। वो ये है कि नक्सलाइट्स का समाप्ति प्राय होने के कगार पर है। मैं उदाहरण दूंगा कि जब मैं बच्चा था, मैंने मुश्किल से 8-9 बरस के एज से जब स्कूल में पढ़ता था, तो अगर पलामू जाना पड़ता था डाल्टनगंज, तो मुझे 5 बजे के बाद कोई बस या गाड़ी चलने की कोई सवाल ही नहीं उठता था। न गढ़वा जा सकता था, न आदमी सिमडेगा जा सकता था, किसी तरह से कोई नाइट सर्विस हुआ नहीं करता था। 5 बजे के बाद, 4 बजे के बाद ये सारे रास्ते बंद हो जाए करते थे। क्यों? क्योंकि कोई मतलब इट वाज टोटल कोलैप्स ऑफ सिस्टम हो चुका था। लेकिन आज क्या है कि अगर आपको यहाँ से सिंहभूम चाईबासा जाना है या डाल्टनगंज जाना है, तो नाइट सर्विसेज बस चल रही है, और नाइट सर्विसेज बस चलने के चलते आप पाएंगे कि हर जगह में ढाबा बना हुआ है, रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं। रात में जगह जगह पर जैसा माहौल पहले हुआ करता था वैसा आज हो गया है। इसका निष्कर्ष ये हुआ कि माओवादियों की स्थिति खराब हो गई, लेकिन ये कह देना कि माओवादी समाप्त हो गए, खत्म हो गए, वो सही नहीं है। तो चक्कर ये है कि सारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कमांड में लेकर के जो वायलेंस इंसिडेंट्स हुआ करता था उसकी समाप्ति हुई, निश्चित रूप से। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की। लेकिन जो माओवादी थे, जो नक्सल्स थे, सो कॉल्ड नक्सल तो कोई बचा नहीं है, वो बेसिकली उन लोग फिरौती और रैंसम लेने के लिए गैंग चलाते हैं। अब देखिए कि सिक्योरिटी जो है वो उनका हमेशा अटेम्प्ट रहता है कि ये जो हजारीबाग का एरिया है और चतरा का एरिया है, ये एरिया माइनिंग एरियाज भी है, और इसका जुड़ा रामगढ़ से, आप देखिए रामगढ़ से आप जब जाते हैं वहां पे, तो सारा कोल माइनिंग एरियाज का ऑपरेशन इसी एरियाज में होता है। अब रहा कि नक्सलाइट्स तो खत्म हो गया, सिक्योरिटी फोर्सेस हावी है, लेकिन उनके जो गैंग्स हैं, जो रैंसम लेने के फिराक में रहते हैं, उनका गैंग तो अभी बना हुआ है। अब उनका गैंग जो बना हुआ है वो गैंग पॉलिटिकल पार्टी से भी लिंक्ड है। अब पॉलिटिकल पार्टी से लिंक्ड अगर है तो उसका समाप्ति तो बहुत ही मुश्किल होगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे स्थिति में प्राइम मिनिस्टर का आगमन के पहले जो हुआ है, सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे लगता है इसमें सचेत तो जरूर होगी, और परिप्रेक्ष्य तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रधानमंत्री बने थे, वहाँ पटना में भी तो उनके खिलाफ में बड़ा एक घटना हुआ था जिसमें कि बाल बाल बच गए थे। तो वैसी स्थिति में खतरा तो मेरे ख्याल से है, और इसमें मुझे लगता है सिक्योरिटी फोर्सेस का अपना रोल है, उसको अदा करना चाहिए। ये तो हुआ सिक्योरिटी के बारे में मैं बताया। दूसरा प्रश्न था आपका कि ये चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में पॉलिटिकल पार्टीज अभी कर क्या रहे हैं? मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज तो प्रोफेशनल पार्टीज हैं, इनको चुनाव में जाना होता है, तो चुनाव में जाने के लिए अपने कैंडिडेट्स खोजते हैं और तरह तरह के तुकलम लगाते हैं। अब रहा बात की मैया योजना, और मैया योजना के खिलाफ में अनदर मैया प्लस योजना जो भाजपा कह रही है, ये मैया प्लस योजना में हम 5,000 देंगे या 2,000 देंगे, आप 1,000 दीजिएगा।
जरा आपसे मुझे एक बात है अजय जी, बताइए कि ये वोट के लिए जो आप पैसा दे रहे हैं, 1,000 रुपया, 2,000 रुपया या 5,000 रुपया, कभी हम लोग देश के बारे में सोचते हैं या समाज के वही बारे तो में मैं या जानना चाहता था कि एक देर स्टेट के इकोनॉमी के बारे में सोचते हैं? वोट तो आप एग्जैक्टली दे लीजिएगा 1,000 रुपया दे करके, हो सकता है कि वोट आपको ना मिले, ये भी बात है। लोग जागरूक भी हो चुके हैं। मैं बहुत लोगों से मिला जो मैया योजना के तहत में उनको 1,000 रुपया मिला। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक ही परिवार में 5 महिलाओं को 1,000 रुपया मिला है। अब 5,000 तो बड़ी खुश है, लेकिन मैं उनसे पूछा कि बताओ, ये तो इतना अच्छा काम किए हैं हेमंत सोरेन जी, वोट तो आप उन्हीं को दीजिएगा। तो बोले वोटवा कौन देगा उनको, बिजली है ये नहीं है, रोड खराब पड़ा हुआ सड़ रहा है, और हम पैसा तो ले लिए लेकिन वोटवा नहीं देंगे, ऐसा तो बोले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वही जो बोल रही है वही सही। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि वोट लेंगे या फिर पैसा लिए हैं वो वोट देंगे। तो वही मनोज जी, मैं आपसे वही जानना चाहता था। सपना दिखाना, जैसे कि असम के सीएम ने कहा कि भाजपा कुछ ज्यादा ही पैसा देगी, तो वो बोलेंगे, और इन लोगों का काम है बेसिकली कि लोगों को जागरूक करके बताएं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे। लेकिन हमें लगता है कि आज के दिन में लोग जागरूक हो चुके हैं, बहुत ही स्मार्ट हैं, इनकी बातों पर विश्वास करने का नहीं है। मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल जो होता है वो कैंडिडेट का होता है, उनके संगठन का होता है। मैं इसको कहता हूँ गैंग, पॉलिटिकल पार्टीज का गैंग, किसके पास कितना बड़ा गैंग है वही गैंग आखिर में काम आता है। तो ये चुनाव के मौसम में इस तरह की प्रक्रिया तो होती रहेगी। मुझे लगता है कि कोई कोई इंडिपेंडेंट आदमी आ जाए, वो कहे कि हम तो झारखंड को बांग्लादेश से मिला करके एक नया राज्य बना देंगे। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं ये लोग, लेकिन आज के दिन में जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत डिफिकल्ट है कहना कि कौन किसको वोट दे। नहीं, ये जो वोट के लिए नोट की राजनीति चल रही थी, उस पे मैंने इसीलिए आपसे पूछा कि एक दे रहा है 1,000, दूसरा अनाउंस कर रहा है कि अगर जीत गए तो हम 2,100 देंगे। आखिर कहाँ से देंगे? ये आम जनता पे जो भार पड़ेगा, इकोनॉमिक भार, स्टेट पे जो भार पड़ेगा, इसकी चिंता तो इनको नहीं है। सो इट इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ गुड गवर्नेंस, इट इज नथिंग बट, इसको यही कहेंगे ना, वोट के लिए नोट, नोट के लिए वोट। ये मैं आपसे जानना चाहता। दूसरी एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि अभी बातें हो रही थी झारखंड की, तो झारखंड पे अभी सुना कि कांग्रेस एआईसीसी के जो इंचार्ज हैं कांग्रेस के झारखंड में, मीर साहब, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा बयान दे दिया, जिसके कारण शायद जो एक घटक है, जो एक गठबंधन की कोशिश, अभी पिछली बार तो कांग्रेस और जेएमएम साथ सरकार में थे, अभी उन्होंने कह दिया कि अगर हम 25 से 30 सीट ले आते हैं, 25 से 30 सीट, 81 में 25 से 30 सीट ले आते हैं, तो मुख्यमंत्री कौन होगा वो हम चुनेंगे, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति में जेएमएम नहीं मानती हमारी बात, तो हम रोटेशनल चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे। ये यूपी में बीजेपी ने ट्राई किया था, यू रिमेम्बर, मायावती जी के साथ। तो ये रोटेशनल चीफ मिनिस्टर, ये 25-30 होगा तो हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो चुनाव में जाने के पहले ही कांग्रेस और जेएमएम में इस तरह के बयानबाजी आपस में ही हो रहा है। इनको सिर्फ इससे तो यही प्रतीत होता है ना कि हमें किसी हाल में कुर्सी लेना है, हमें किसी हाल में सत्ता हथियाना है, हमें किसी हाल में बेवकूफ मान के चलते हैं कि वोटर बेवकूफ है, उसको लाद के लाएंगे, वोट दिलवाएंगे। और वोटर भी दो टाइप का होता है, एक तो है कि भैया पैसे में ढल के दे दिया, दूसरा होता है बड़ा सोचता है। और आजकल तो नोटा भी आ गया है, पर नोटा का इस्तेमाल कम करते हो, खास करके यूथ वोटर्स जो हैं वो बड़े बड़े ही चालाक हैं इस मामले में, क्योंकि जब तक उनको आप सुविधाएं, जब तक आप उनको डेवलपमेंट, विकास की का कम से कम ड्रीम भी नहीं दिखाएंगे ना, सपना भी नहीं दिखाएंगे, तो वो वोट देते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्या हो रहा है? और नीतीश जी के बारे में आपको पूछा ही था, नीतीश जी एक्सपोर्ट करने में लगे हुए, इंपोर्ट करने में लगे हुए हैं नेताओं को। सरजू राय जी आ गए, राजा पीटर जी आ गए, और कितने लोगों को तोड़ेंगे, जैसे बिहार में वो करते रहे थे। तो झारखंड में भी वही चीज हो रहा है। बना था अलग स्टेट बिहार से बदलने के लिए, बिहार के अलग होकर स्टेट एक बनना था, पर गतिविधियां मोर और लेस वही है। इस पे हम आपसे जानना चाहेंगे मनोज जी। ये देखिए, आपने बहुत बढ़िया बात सामने रखा है जी। कि
कांग्रेस पार्टी आज के दिन में कुछ ऐसे वक्तव्य क्यों देती है, मैं इसको इस तरह से सोचता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि वक्तव्य राजनीतिज्ञों के वक्तव्यों के आधार पर एनालिसिस करना सबसे बड़ी मूर्खता होती है पत्रकार की। और मुझे ये बात कहना जरूरी लगता है कि आज के दिन में जो भी पत्रकारिता हो रही है वो वक्तव्यों के आधार पर हो रही है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इतने माहिर हैं, इतने ग्राउंड से जुड़े रहे हैं, आप हर चीज़ को समझते हैं, यूएनआई में आप इतने अच्छा रोल अदा किए। आपको याद होगा कि ये जो वक्तव्य प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस देते हैं, ये जानते हैं कि मैं ये बोलूँगा तो इसका मतलब ये होगा और उसके बाद एग्जैक्टली जो मैं करना होगा कर लूँगा। तो वक्तव्य के आधार पर किसी का एनालिसिस करना मुझे लगता है गलत होगा। लेकिन यस, मैं सोचता हूँ कि किसी के व्यक्तिगत स्टेटमेंट को उसके किए हुए कर्मों के आधार पर अगर जांचें तो आप शायद एक चीज को समझ पाएंगे। देखिए, अभी ये जो गठबंधन की सरकार यहाँ चल रही है, इसके भीतर में बहुत बड़ा द्वंद्व है। द्वंद्व ये है कि कौन कितना सीट लेके आगे बढ़े। झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहेगी कि हम सबसे ज्यादा सीट पर आगे बढ़े, कांग्रेस चाहेगी कि हमको भी सबसे नंबर सीट ज्यादा मिले क्योंकि हम तो नेशनल पार्टी हैं, बड़े पार्टी हैं। अब ये जो वक्तव्य दे रहे हैं, इनका बेसिकली मूल्य ये है कि किसी तरह से हम ज्यादा से ज्यादा सीट पर। लेकिन अंत में आप देखिएगा कि इनमें जो संगठन या फॉर एग्जाम्पल इनमें जो अपना एलाइज का जो रेशियो फिक्स होगा वो होगा कि 2019 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कितना वोट्स कहाँ किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस कैंडिडेट को मिला, किस पार्टी को मिला। एंड जो लोकसभा चुनाव हुआ 2024 पे, इनमें इन कैंडिडेट्स को कितना चुना, उसके आधार पर एक डेटा कलेक्शन के आधार पर एक मेरे ख्याल से निर्णय ये लोग लेंगे। लेकिन साथ में आप देखिएगा कि एक बड़ा कॉन्सेप्ट विगत 25-30 सालों से चल रहा है, उसको ये कहते हैं कि वोट कटवा पॉलिटिक्स। वोट कटवा का पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि अब हमें आदिवासी वोट को काटना है। तो हम जैसे खूंटी कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा लड़ रही है और झामुमो लड़ रहा है, तो भाजपा चाहेगी कि हम एक वोट कटवा को ले आए जो कि आदिवासी कम्युनिटी के वोट्स को कम से कम 5,000 या 8,000 या 10,000 वोट भी काट दे, तो उससे उसको फायदा हो जाए। लेकिन झामुमो भी यही चाहेगा कि जो नॉन आदिवासी वोट्स है उसको काट करके एक वोट कटवा लगा दे। तो दिस इज बेसिकली वोट मैनेजमेंट इन विच दीज पार्टीज हमेशा इन्वॉल्व रहती है। आज के दिन में सबसे बुरी हालत मुझे लगता है कि कांग्रेस का ही होने वाला है। वो इसलिए है कि कांग्रेस का जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं मीर जी का, ये मीर जी का स्टेटमेंट सिर्फ इसलिए है कि ये प्रेशर बनाना चाहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। लेकिन चक्कर क्या है कि कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में कौन पार्टी हावी होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी हावी है। अब आप देखिए ना, किसी ग्रुप पे 27% आदिवासी वोट्स के बारे में जो बात करते हैं और मुस्लिम वोट्स की, जो आदिवासी मुस्लिम का जो अभी कॉम्बिनेशन यहाँ पर चल रहा है, इसी में न मार है। अब कांग्रेस चाहेगी कि हमको ज्यादा से ज्यादा सीट मिले, झारखंड मुक्ति मोर्चा बोलेगी हम, तो वर्चस्व तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कायम रहेगा, क्योंकि वो अगर बोल दी कि हम आपको इतना सीट देंगे तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई विकल्प है नहीं। और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि आज के दिन में पार्टी नाम का चीज कांग्रेस तो है ही नहीं। मीर जी यहाँ आते हैं, वही जो थोड़ा बहुत लोग जो फोटो छपवा के अपना बात करते हैं, इन लोगों के पास तो मुझे लगता है कि अगर किसी एक खड़ा कर दिया जाए तो नगर पालिका का, तो नगर पालिका में हिंदपीढ़ी से चुनाव नहीं जीत पाएंगे। इनकी पॉपुलैरिटी लेवल तो ऐसी है। लेकिन अब चक्कर ये है कि इनके पास नेता ही नहीं है, तो करेंगे क्या है। ब्रांड है कांग्रेस का हाथ छाप, जिसको मिलता है तो फिर हाथ छाप को वोट मिल जाता है, जो भाजपा के खिलाफ होता है। तो फ्रैंकली स्पीकिंग, आज के दिन में खाली ये जो मैकेनिज्म है वोट मैनेजमेंट का, यही बेसिकली चल रहा है।
और ये वक्तव्यों को हम समझते हैं कि हम सबको ये देखना चाहिए कि खास करके पत्रकार को कि वक्तव्यों के आधार पर कभी भी अपना एनालिसिस मत कीजिए, कभी भी बस सोच रखिए, क्योंकि ये बेसिकली जो करते कुछ है, कहते कुछ और और सोचते कुछ और। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग को इसी संदर्भ में इस चीज को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये तो मेरा जी, सोच है। इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल किया था क्योंकि आप हैं वहाँ, तो इस संदर्भ को और इस पूरे स्टेटमेंट, क्योंकि हम भी बाहर हैं, हम जब स्टेटमेंट देखते हैं तो समझ उसी हिसाब से हम लेते हैं कि क्या बोल रहा है, पर वाकई में क्या हो रहा है ये आपने अच्छे तरीके से समझा दिया। और एक चीज़ आपने बहुत तरीके से बताया कि नीतीश जी जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लगे हुए हैं, पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल नेताओं का, पॉलिटिकल बीजेपी से वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, कभी जेएमएम से किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जेडीयू अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ये कर रहा है, पर साथ में फैक्ट है जो आपने बताया कि ये वोट कटवा पॉलिटिक्स का पार्ट है। बीजेपी को इन अ वे कंस्टिट्यूएंसीज में सपोर्ट करने के लिए ये कैंडिडेट खोज रहे हैं, जेडीयू शायद वो कर रहा हो, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट। दूसरी चीज जो मैं आपसे मैं एक और बड़ा महत्वपूर्ण जो सवाल है वो आपसे मैं जानना चाहूंगा, उस पर आपका क्या सोचना है, क्योंकि देखिए बिहार में और झारखंड में पॉलिटिक्स गरमाया हुआ है, क्योंकि एक जगह अगले साल है, एक जगह अभी इसी साल है नवंबर में। ये जो थर्ड फ्रंट की बात आती है, क्योंकि आम जनता त्राहिमाम कर रही है, ये फैक्ट है, वो बिहार में हो या झारखंड में हो। उन्होंने 2 साल तक, बिहार झारखंड में 24 सालों तक उन्होंने बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस दोनों मिलकर थे, बीजेपी और इंडी गठबंधन जेएमएम लेड का इन्होंने राजनीति देख लिया है। उसी तरीके से बिहार में बीजेपी जेडीयू, कभी जेडीयू आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, तो कहने का मतलब है कि बीजेपी जेडीयू जो आज के प्रेजेंस में है और आरजेडी कांग्रेस, दो जो खेमा है, इनकी भी राजनीति देख ली है लोगों ने। लोगों के बीच एक बात आ रही है कि एक अगर थर्ड फ्रंट, जैसे दिल्ली में आप उभर के आ गया, कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई में आपने फायदा ले लिया, लोगों के बीच में, लोगों में ये था कि हमें बदलाव चाहिए, फॉर अ चेंज दे वेंट फॉर द थर्ड फ्रंट। उसी तरह बिहार में जन स्वराज प्रशांत किशोर जी ने शुरू किया है, गांव गांव सुनने में आया है कि डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तक वो अपनी पहुंच बना रहे हैं, और चुनाव में शायद वो अपनी पार्टी और अपने कैंडिडेट्स को लेकर आएंगे। उसी तरीके से झारखंड में जो पुराने झारखंडी हैं, जैसे आज आपको याद होगा सूर्य सिंह बेसरा, कृष्णा मार्डी, शैलेंद्र महतो, इस टाइप के जो बड़े नेता हुआ करते थे, जो झारखंड का रियलाइजेशन के पीछे जिनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा था, उन्होंने एक थर्ड फ्रंट बनाया है जनमत, जिसका शायद दिल्ली में कल, शायद क्या है, कल 2 अक्टूबर है ना, कल यहाँ पर स्टूडेंट कन्वेंशन कर रहे हैं दिल्ली में। ऑफ कोर्स दिल्ली में करने का कोई मतलब नहीं था, पर दिल्ली में करने के पीछे रीजन है कि झारखंड और से जो बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं उनको उन तक बातें पहुंचा पाएं कि यूथ के लिए वो क्या करेंगे। तो ये जनमत और जन स्वराज थर्ड फ्रंट, आपको क्या लगता है दोनों स्टेट क्या थर्ड फ्रंट? यस, आपका क्वेश्चन और आपका सोच बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको मैं जवाब कैसे दूं इस तरह से देखता हूँ कि नीतीश कुमार जी को लीजिए, जदयू को, या फिर आपको लीजिए, या किसी और पार्टी को लीजिए, ये सब पार्टी चाहती है कि हम अपने पार्टी का वर्चस्व बढ़ाएं। जब बढ़ाएं तो उससे उनका स्टेटस बढ़ता, नेटवर्क बढ़ता है, और एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज एनालिसिस उसी के आधार पर उनको नेशनल रीजनल पार्टी माना जाता है। तो अब आप देखिए ना कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि झारखंड में इनका वर्चस्व बढ़े, नेटवर्क बढ़े, और वो नेटवर्क बढ़ाने के लिए 2 तरह से काम होता है। एक तो आप देखिए सरयू राय, ये तो भाजपा के थे, लेकिन इनका लड़ाई हुआ बेसिकली रघुवर दास से, तो वो उससे बिदक गए, उनको क्रिटिसाइज करने लगे और उसके खिलाफ पे लड़ करके उनको हराए। सही है, इंडिपेंडेंटली हरा दिए। अब वो इंडिपेंडेंटली लड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर ये चुनाव हम इंडिपेंडेंटली लड़े तो हार सकते हैं, और भी जमशेदपुर में हारना उनका ऑलमोस्ट पॉसिबिलिटी था। तो उनके पास विकल्प क्या था कि हम किसी पार्टी को खोजें। जदयू के पास कोई नेटवर्क यहाँ झारखंड में है नहीं, तो उनको एक मिल गया एक कैंडिडेट जिसका नाम है सरयू राय। सरयू राय एक एमएलए हैं, अभी इंडिपेंडेंट एमएलए, और पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जानकार व्यक्ति हैं, और अच्छी तरह से स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो कि बहुत चीज़ को घुमा फिरा के आगे बढ़ते रहे हैं और बढ़ रहे हैं। तो उनको नीतीश कुमार को एक अच्छा कैंडिडेट मिल गया।
कैंडिडेट क्यों मिल गया कि सरयू राय इंडिपेंडेंट एमएलए हैं जो कि उनके पार्टी को ज्वाइन कर लिए, और उनके साथ में एक और व्यक्ति जो कि आपने उनका नाम लिया, जो राजा पीटर, राजा पीटर ज्वाइन कर लिया। राजा पीटर ने शिबू सोरेन को भी हरा चुका था, विगत जेलों में थे, अब जेल से बाहर निकल गए, अभी उनके साथ केस चल ही रहा है, इज नॉट कन्विक्ट, बट दैट इज सेपरेट स्टोरी, क्योंकि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ये रहा है कि वो शिबू सोरेन के एक बार हार चुके। अब रहा बात कि ये लोग जो मिलकर के जदयू में जा रहे हैं, तो जदयू को तो फायदा हो रहा है। क्यों कि अगर आज के दिन में ये व्यक्ति जो बुंडू से अगर लड़ाई करे या कहीं से भी चुनाव में टिकट मिल जाता है, तो कुछ ना कुछ तो वोट लाएगा और जदयू को उससे फायदा हो। अब रहा बात कि इससे नुकसान किसको हो, मुझे लगता है कि जदयू अगर ज्यादा सीटों पर लड़ाई करेगा तो इसका हानि भाजपा को उठाना पड़ेगा, क्योंकि जो सपोर्ट बेस है जदयू का, तो आदिवासी का है नहीं, आधी सपोर्ट बेस नहीं, न मुस्लिम सपोर्ट उनको मिलने को है। रह गया क्या, तो बैकवर्ड और महा बैकवर्ड जो बोलते हैं, झारखंड में तो वैसा कोई ग्रुपिज्म बना नहीं है, कोई कम्युनिटी का बना नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि 5,000 भी वोट ले आते हैं, 3,000 भी वोट ले आता है, 7,000 भी वोट ले आता है, तो नुकसान तो भाजपा को हो। इसलिए भाजपा नहीं चाहेगी कि किसी भी रूप से जदयू के कैंडिडेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से 81 सीट्स में भाजपा अपना अगर कुछ सीट 100 का, जो कि ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, जिनका कि महतो, कुर्मी महतो एक बड़ा कम्युनिटी है और वो हमेशा एक वोट बैंक के रूप में जाना जाता है, उसको शायद दरकिनार न करे, क्योंकि 2019 में जो चुनाव हुआ था उसमें आसू और बीजेपी साथ लड़ा चुनाव नहीं लड़ी थी, बट इस बार इनका साठ गांठ है और इससे ये दोनों को बहुत मजबूती मिलता है, और ये इतना मजबूती मिलता है कि शायद किसी भी पार्टी को आगे बढ़ने में क्या जीत हासिल करने में आसानी है। वैसे स्थिति में अगर जदयू ज्यादा नंबर ऑफ सीट देगी, अभी सुने थे, आपको भी सुने होंगे कि जब पासवान की पार्टी जो मिनिस्टर हैं उनके बेटे अभी एलजेपी, वो भी एक आध स्टेटमेंट दिए कि हम भी चुनाव लड़ेंगे और हम भी आगे बढ़ेंगे। तो ये लोग वोट काटेंगे किसका? ये लोग वोट काटेंगे भाजपा का, एंड वो एक्चुअली भाजपा के लिए अच्छा नहीं होगा। ये मान के हम चले, ये हाँ, इस आपने जो बताया कि ये एक तरह से देखा जाए तो हो सकता है नीतीश जी का प्रेशर टैक्टिक्स हो, बिहार और केंद्र को लेकर बीजेपी पे बिल्डअप करना चाह रहे हैं। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जो मैंने आप एक सवाल भी किया थर्ड फोर्स का, जैसे प्रशांत किशोर जन स्वराज, झारखंड में जनमत, बेसरा जी, कृष्णा माटी और शैलेंद्र महतो के एक ग्रुप जो बना है, तो क्या इनका एग्जिस्टेंस होगा? क्या लोग इनके साथ जाएंगे? क्योंकि ट्रस्ट तो है ही है, वोटर तो ट्रस्ट है एक तरह से देखा जाए तो, दे आर रियली लुकिंग आउट फॉर अ चेंज। आई टेल यू, एक बात मैं सोच के बताता हूँ। देखिए कि आप इतने दिन से जर्नलिज्म किए हैं, आप आज एक बात तो मैं उदाहरण की तरह आपको दिखाता हूँ। एक पार्टी बना लेना और पार्टी बना करके चुनाव लड़ना, ये क्या चीज है? क्या ये है कि अगर मैं पार्टी बना लेता हूँ, अब पार्टी बना करके रांची से अपना कैंडिडेट खड़ा करता हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह भले ही बल्ब हो या रसगुल्ला हो या कुछ भी हो, जब मैं एक कैंडिडेट को बोलता हूँ कि चलिए आपको मैं चुनाव चिन्ह आपके साथ लड़ रहा हूँ, वो व्यक्ति जो है जब चुनाव लड़ने जाता है तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि वो चुनाव में जाके चंदा कलेक्ट करता है, और चंदा कलेक्ट करता है, उसको जीतने से मतलब नहीं है, उसको मतलब है कि हम चुनाव लड़े और लड़ करके नाम भी अखबार में छपवा लें और जाकर के कम से कम 5-10 लाख रुपया कमा लें। हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, हम एक आध लोगों का नाम आपको बता दूंगा, बड़े अच्छे मित्र थे मेरे, और वो फिर राज्यसभा के एमपी भी बने, अब तो स्वर्गवास हो गया उनका। बड़े अच्छे मित्र थे, नाम लेना ठीक नहीं होगा लेकिन सच्चाई है।
उनके घर में बैठा हुआ था और मालूम चला कि वो एक पार्टी से रांची के लिए सब एमएलए के लिए लड़ाई लड़ने के लिए रेडी हो गए। तो मैं उनसे पूछा कि आप बताइए कि आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, आप इसका कोई मीनिंग तो है नहीं। बोले मनोज तुम समझते नहीं हो। हमने क्या भागो नहीं समझ में आया। तो फिर एक दिन हमसे पूछे कि आप हमको बोले थे कि समझते नहीं हो, क्या कारण है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। बोला देखो चुनाव लड़ रहे हैं ना तो कम से कम 20 लाख मिलेगा, वो गाड़ी तो खरीद लेंगे, अरे फोटोग्राफ नमवा तो छपेगा। तो हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि पार्टी बना के और कैंडिडेट को उतारने में बहुत फायदा है। ये पॉलिटिकल इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में आम जनता क्या है ऐसे पार्टीज को कहीं ना कहीं, क्योंकि ये तो फिर बदलाव कभी नहीं होगा ना। आप दो धड़ा बना हुआ है, दो धुरी ये है, कभी बदलाव इस तरह से सिस्टम में नहीं होगा। आई कैन टेल यू वन थिंग, ये चलता रहेगा, इससे लाभ ही लाभ होता है पार्टी बनाने का। आप सोचिए ना कि अगर मैं पार्टी बनाने की कोशिश करूं तो आज मुझे कम से कम 10-15 और 20 करोड़ रुपए की जरूरत होगी मिनिमम। ये पैसा कहां से आता है? नहीं, मैं उस पर नहीं जा रहा। देखिए है क्या ना, बोल रहा हूँ अभी जो आप एक चीज पटना में जो आम आदमी पार्टी जा रहे हैं, केजरीवाल आम आदमी पार्टी लेकर आए, उन्होंने दिल्ली की सत्ता ली ना। तो अगर ये थर्ड फोर्स जो भी बनाता है, आम जनता अगर दो साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में अपनी जगह इक्वेटर पे खोजने की कोशिश करता है एज अ थर्ड फोर्स, तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है इसमें। बात साफ साफ है कि मैं अगर थर्ड फ्लोर बना लूं और जाके दिल्ली में मीटिंग कर दूं और बोल दूं कि मैं यहाँ पर आकाशवाणी बना रहा हूँ, तो वो तो भाजपा वाला बोलेगा चल यार आजा, तुम कैंडिडेट खड़ा कर ले, महतो जी को वहां लगा दे, उतना वोट वो काट लेगा, तो तुम भाजपा से भी पैसा ले लेगा या जेएमएम से भी पैसा ले लेगा। चलो तुम अच्छा है, तुम खड़ा हो रहे हो ना, तो तुम वहां पर पार्टी लगा दो। आप देखिए ये चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने तीन कैंडिडेट्स को खड़ा किया जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना कैंडिडेट रहा। आपको मालूम है ना, सिंहमुख से लोहरदगा में डाला, कितना वोट मिला? 60,000 रुपये वोट मिला, लेकिन तब पर भी वहां से 1.5 लाख से वोट से हार गए, वो सेपरेट स्टोरी है। लेकिन ये जो वोट मैनेजमेंट का जो एक स्ट्रैटेजी होता है, उस पर पार्टी बना के काम करना या पार्टी ज्वाइन करके काम करना, ये दोनों में लाभ। तो मुझे लगता है कि अभी जो प्रशांत किशोर जो अभी वहां पार्टी बना रहे हैं, अब पता नहीं उसका भविष्य क्या होगा। मैं नहीं कह सकता कि पार्टी बनाने से फायदा ही फायदा है। भविष्य में तो मुझे लगता है कि जितना वो कमाते थे जाके, क्या वो पोल स्ट्रैटेजिस्ट अपने को बोलते हैं, तो ये प्रशांत किशोर जी का जो स्ट्रैटेजी है, मुझे लगता है इससे ज्यादा पैसा इसमें कमाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी बड़ा तेज चीज है, उनको मालूम है कि इसमें ज्यादा पैसा का आगमन। अरे समाज सेवा करना है ना दिल से, तो चलिए ना मेरे साथ जमशेदपुर चलिए, देखिए कि गांव में जो लोग आज के दिन में, मैं आपसे अजय जी पूछ रहा हूँ कि अगर सचमुच में प्रशांत किशोर समाज सेवा करना चाहते हैं या बिहार का नक्शा बदलना चाहते हैं, तो मुझे दिखाए कि वो विगत 10-15 सालों में जो रहे हैं पॉलिटिक्स में, उन्होंने कितने वृक्ष लगाए या कितने लोगों को, कितने स्टूडेंट्स को आगे पढ़ाए, उनको नौकरी में बनाने के लिए काबिल हेल्प किए। देखिए बात ये साफ साफ है कि पॉलिटिशियन के साथ में उनको स्ट्रेटेजी और उसके बाद दिमाग दे देना एक बात है, पार्टी बनाना अनदर, लेकिन समाज सेवा करना इससे डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। नहीं, अच्छा लगा आपसे, आपने काफी विस्तार में चीजों को समझाया। क्योंकि यहाँ देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना कि पार्टी बना लिया, चुनाव लड़ने के लिए, कमाई के लिए साधन बन जाता है। इसके लिए मैं ये नहीं कहता कि जो अभी वाले लोग हैं वही कर रहे हैं, हो सकता है ऐसी चीजें होती रही हैं। दूसरा है कि मीर साहब का स्टेटमेंट जो आता है वो जानबूझ के कुछ ना कुछ फीडबैक के लिए ये लोग देते रहते हैं। और नीतीश जी वोट कटुआ ही साबित होंगे झारखंड में, जैसा आपकी बातों से मुझे लगा। आज की तारीख में जो चुनाव हो झारखंड का अनाउंस होगा, जब इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेंगे डेट्स वगैरह, पर नवंबर के पहले तो चुनाव होना है। तो वैसी स्थिति में जैसा आपसे हमारा आपने जो बताया और मैं जो ग्रहण कर पाया, उससे मुझे यही लगता है कि वहाँ पर जेएमएम बैक्ड बाय कांग्रेस, एक धड़ा बीजेपी, जेडीयू वगैरह सब मिलकर इन्हीं दो के बीच में कंटेस्ट होगा। अगली सरकार किसकी बनेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, ये
जैसा नाम तो है कि अगर जेएमएम जीतता है तो सोरेन साहब बनेंगे हेमंत जी। बीजेपी ने अभी तक अपना चेहरा नहीं खोला है। खैर देखते हैं, तब तक के लिए नहीं, मुझे लगता है बीजेपी में एक बात साफ करीब करीब दिखाई पड़ता है। ये बाबूलाल मरांडी जो हैं, इन्हीं को आगे बढ़ा करके काम किया जा रहा है, और अगर चुनाव में जीत उनकी होती है, नंबर आगे, देखिए यहाँ क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन बाबूलाल को ही कैंडिडेट आगे बढ़ा के भाजपा काम कर, ऐसा लगता है। वो तो भारतीय जनता पार्टी देखेगी, क्योंकि उन्होंने चंपई को बड़े प्यार से लेकर गए थे। अब चंपई का तो इसका मतलब अगर बाबूलाल जी को मुख्यमंत्री चेहरा बनाते हैं तो चंपई का जाना बेकार हो गया अब उनके लिए। चंपई सोरेन को चीफ मिनिस्टर बनने की इच्छा भी नहीं थी। चंपई सोरेन एक्चुअली वहां से हटने का मूल कारण ये था, जैसा मुझे लगता है, कि वो अपने भविष्य को और अपने दोनों बेटे के भविष्य को अंधकार में देख रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो जगह तो चाहिए उनको। अब अपना भविष्य तो उनका हो चुका, लेकिन अपने बेटे का भविष्य क्या होगा? तो इस बेटे के भविष्य को दिमाग में रख करके भाजपा में आ गए। तो भाजपा में आ गए तो इससे घटा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को हुआ। तो अभी मुझे लगता है कि अभी भी झामुमो चाहेगी कि वो फिर से लौट आए और उनका साठगांठ हो जाए। लेकिन देखिए पॉलिटिक्स में तो आप जानते हैं कि लाभ नुकसान को दिमाग में रख के ये लोग काम करते हैं, और मुझे लगता है कि आने वाला दिन है वही जो कट्टर कांटे की टक्कर है। और लेकिन देखिए क्या होता है, पता नहीं। जी सही बात है, क्योंकि अभी भी तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे इस पे ही रोज बयान अलग अलग आ रहा है। उसी तरीके से बीजेपी ये समझ चेहरा जो है, जिसको कहते हैं ना कि हाँ एक हम चेहरा लेके इलेक्शन में लड़ेंगे, तो वो सिर्फ मोदी जी के लिए होता है, या मोदी जी जिसको बोलते हैं वो चेहरा बन जाता है। खैर आने वाले समय में हम देखेंगे किसकी सरकार बनती है, कौन मुख्यमंत्री बनता है, फिर हम इस तरह के मुद्दों पे आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। मनोज जी, आज का ये डिबेट हम यहीं समाप्त करते हैं जी। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।